दोस्तों यहाँ पर राम और श्याम एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं और ये गांव की किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम खेती बाड़ी होता है दोस्तों, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों बराबर मेहनत करने के बाद भी जो राम होता है वो श्याम से कम अर्न करता है। दोस्तों इसकी वजह ये है कि दोस्तों असल में जो राम होता है उसकी जब भी फसल मिलती है तो वो फसल के सारे पैसों को मिलाकर अपने घर के खर्च में लगा देता है और अगली फसल के लिए तैयारी करता है और वो अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करता है। और दोस्तों जो श्याम होता है वो बिल्कुल ही इससे अपोजिट करता है। दोस्तों वो फसल से मिले हुए पैसों को सेव किया करता है और जब भी उसे अच्छा मौका मिलता है तो वो इन सेव किए हुए पैसों से कुछ एसेट्स खरीद लेता है, जैसे कि वो कोई जमीन खरीद लेता है और वो उस जमीन को दूसरे किसानों को रेंट पर दे देता है, जिससे उसकी एक साइड इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये करने से उसकी टोटल इनकम पहले से बहुत ज्यादा आने लगी है। और दोस्तों जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज होती जाती है वो और भी ज्यादा कमाई के नए नए आइडियाज को ढूंढता जाता है। उसने दूसरे छोटे मोटे कारोबार जिसे लोग लो वैल्यू का कारोबार समझते हैं वैसे काम चालू किए, जैसे कि कोई गाड़ी रेंट पर देना या फिर कोई लॉरी रेंट पर देना जैसे और छोटे मोटे काम उसने शुरू कर दिए। और दोस्तों बिना एसेट्स और लायबिलिटी की जानकारी के जो श्याम होता है वो अपने लिए एक बढ़िया सा एसेट का सोर्स जनरेट कर लेता है और इस सिस्टम उसे हर मंथ कंसिस्टेंटली पैसे कमा कर देता है, जिसके लिए उसे काम भी नहीं करना पड़ता। दोस्तों दूसरी तरफ राम अपनी मेहनत करते रहा पर वो कितनी भी मेहनत करने के बावजूद भी श्याम की बराबरी नहीं कर सका। तो दोस्तों ये थी पावर ऑफ एसेट्स, जो कि आपको एकदम रिच बनने में मदद कर सकती है। दोस्तों एसेट्स ना ही आपको एक साइड इनकम जनरेट करके देते हैं बल्कि आपके जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ एसेट्स के बारे में जो कि आपको कंसिस्टेंटली मंथली अच्छी खासी इनकम जनरेट करके देंगे, जैसे कि आप इससे चाहे तो 10,000 से 15,000 पर मंथ अच्छे से कमा सकते हैं अगर आपने इस पर कंसिस्टेंटली मेहनत की तो दोस्तों एसेट्स पर नंबर 1 पर आता है बिजनेस। दोस्तों बिजनेस नाम सुनकर आप डर ना जाओ, इसीलिए हमें कोई बड़े बिजनेस जैसे अंबानी या फिर रतन टाटा जैसे बिजनेस स्टार्ट नहीं करने हैं, कोई छोटा स्टार्टअप शुरू करना है। तो दोस्तों अगर हमारा गोल है 15,000 रुपए मंथली कमाने का तो हम कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं और उसे हमको 150% को बेचना होगा, जिससे हमारी 15,000 पर मंथ की इनकम जनरेट हो जाएंगी। दोस्तों या फिर सेकंड वे से आप कर सकते हैं कि आप कोई 1,000 का प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं और उसके 15 लोगों को बेच सकते हैं, तो इससे आपका 15,000 पर मंथ का गोल मीट हो जाएगा। दोस्तों या फिर आपको 15,000 का कोई एक प्रोडक्ट कोई एक ही बंदे को बेचना है, पर दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल और नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि 15,000 का कोई प्रोडक्ट आपसे कोई खरीदे इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है या फिर ना के बराबर ही है। इसीलिए आप फोकस करें 100 या कोई 1000 प्रोडक्ट की टिकट साइज पर, जो कि आप आराम से बेच सकते हैं। दोस्तों आप प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स या फिर आप कोई अपना कोर्स डिजाइन करके सेल कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की हो सकती है। दोस्तों और भी ऐसे कई सारे तरीके हैं जो कि आपको कंसिस्टेंटली इनकम कमा कर दे सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा डीप डाइव करके इस पे सोचना होगा, लेकिन दोस्तों सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। दोस्तों अब हमारा सेकंड एसेट आ जाता है जो कि है रियल एस्टेट। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कॉमन और बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिसपे काफी सारे इन्वेस्टर अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों कहा जाता है दुनिया के बहुत सारे मिलीनियर रियल एस्टेट की वजह से ही बनते हैं। दोस्तों रियल एस्टेट से आप 2 तरीके से कमा सकते हो, जैसे कि नंबर 1 पर आ जाता है जब प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा आप उसे सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और नंबर 2 पर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसे रेंट पर देकर कंसिस्टेंटली मंथली इनकम कर सकते हो। दोस्तों अब हम देख लेते हैं एक अच्छी प्रॉपर्टी को अच्छी प्राइस पर कैसे खरीदे और उससे हम कंसिस्टेंटली मंथली इनकम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं जिसमें राम के घर के बाजू में एक बड़ा सा अपार्टमेंट होता है, पर वो बहुत ही ज्यादा शानदार होता है, पर उसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि उसके सामने एक ओपन सीवेज था जिसमें से 24 घंटे पानी बहता रहता था और उसकी गंदी सी स्मेल आती रहती थी। तो दोस्तों राम ने इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप पर देखा और उसने उस प्रॉपर्टी को बहुत ही ज्यादा सस्ते में खरीद लिया। कुछ पैसे उस पे खर्च करके राम ने उस ओपन सीवेज को बंद करवा दिया और जल्दी उस अपार्टमेंट के लिए किराएदार भी मिल गए। और दोस्तों फिर राम को कंसिस्टेंटली मंथली इनकम जनरेट होने लगी, जैसे कि उसने उस अपार्टमेंट को रेंट पर दे दिया था। क्योंकि उन्होंने वो ओपन सीवेज को बंद करवा दिया था तो उस अपार्टमेंट की कीमत इंस्टेंटली डबल हो गई। तो दोस्तों ये होता है प्रॉपर्टी की ताकत। तो आप भी ऐसी प्रॉपर्टी खोज सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा फंड नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम आ जाते हैं हमारे अगले एसेट पर। दोस्तों नंबर 3 पर आ जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
इंटरेस्ट क्या होता है हम अब जल्दी से समझ लेते हैं राहुल के एक एग्जाम्पल की मदद से। दोस्तों यहाँ पर राहुल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता था, पर उसके पास इतनी फंड्स और पैसे नहीं थे जिससे कि वो इन्वेस्ट कर सके। तो दोस्तों इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों को कन्विंस किया कि वो भी अपने साथ इस प्रॉपर्टी को खरीदने में उसकी मदद करे और बराबर के पार्टनर बन जाए। तो दोस्तों ऐसे ही वो और उसके दोस्त मिलकर एक प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं अपने ग्रुप में। अब दोस्तों जितना भी वो ग्रुप ईयरली कमाता है वो अपने आप में उसे मिलकर बांट लेते हैं। और दोस्तों ऐसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मिलकर एक कंपनी को पैसे देते हैं और वो कंपनी उनके बिहाफ में एक प्रॉपर्टी को खरीदने में उनकी मदद करती है। दोस्तों फिर वो कंपनी उसको मैनेज करती है और सब कुछ ऑपरेट करती है, और जो भी इनकम होती है उसे इन्वेस्टर्स में रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर देती है। और दोस्तों दूसरे तरीके में इन्वेस्टर्स रीट से प्रॉफिट लेते हैं, वो की है प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ने पर। दोस्तों अब हमारा अगला एसेट आ जाता है जो कि फार्मिंग लैंड होता है। दोस्तों अगर आपके पास एक फार्मिंग लैंड पड़ी हुई है तो आप उसे किराए पर किसी दूसरे किसान को दे सकते हैं, जिससे कि आपको कंसिस्टेंटली इनकम आती रहेंगी। दोस्तों या फिर आपके पास कोई फार्म लैंड नहीं है तो आप फिर भी लैंड को रेंट पर दे सकते हैं और किसानों से उस पर काम करवा कर मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों हमें ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसपे इन्वेस्टर्स किराए पर लैंड लेकर उस पे किराए पर वर्कर को काम करवा कर अच्छे खासी मंथली इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये भी एक ग्रेट एसेट है जो कि आपको महीने में 15,000 के ऊपर ही कंसिस्टेंटली मंथली इनकम जनरेट करके दे सकता है, अगर आपने इस पे कंसिस्टेंटली अच्छे से मेहनत की तो। दोस्तों अब हमारा अगला एसेट आ जाता है रॉयल्टीज। दोस्तों अगर आपको रॉयल्टी का मतलब नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम इसे एक इजी एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 1819 में जन्मे एक शख्स का नाम इलियास शोव था। तो वो अपने फादर के साथ अपने फार्म में गए। दोस्तों उसने अपने फादर के दोस्तों को कहते सुना जो कि एक कपड़े सिलने वाली मशीन को इन्वेंट करेगा वो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान बनेगा। दोस्तों इलियास ने इस बात को कोई ज्यादा ही सीरियस ले लिया और इसने एक मशीन को इन्वेंट कर डाली जिसको सीविंग मशीन कहा जाता है, और उसने दुनिया की पहली सीविंग मशीन इन्वेंट कर डाली। और दोस्तों उसने इस मशीन को अपने नाम पर पेटेंट भी करवा लिया। दोस्तों लेकिन उस सीविंग मशीन में कुछ खामियां थी। दोस्तों उस खामियों की वजह से वो उतनी नहीं चल पाई जितनी उसे चलना चाहिए था। दोस्तों फिर एक और शख्स इस स्टोरी में आ जाता है जो कि आइजैक सिंगर होता है। दोस्तों आइजैक ने इलियास की सीविंग मशीन पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए, फिर उसने इस मशीन को एकदम अच्छे से चलाकर देखा और फाइनल प्रोडक्ट को रेडी कर लिया। तो दोस्तों यही फर्स्ट सीविंग मशीन थी जो कि वर्ल्ड वाइड में यूज की जा रही थी। लेकिन दोस्तों 1854 में ये मैटर जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है और दोस्तों फिर कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि ये पेटेंट जो है वो इलियास का है। इसीलिए आइजैक को मशीन के हर बेचे गए पीस पर से $25 की रॉयल्टी इलियास को देनी होगी, बिकॉज दोस्तों इलियास जो था वो इसका रियल ओनर था। फिर इसने इलियास को इतना रिच पर्सन बना दिया जिसे कि आज के दौर से कंपेयर किया जाए तो वो दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट पे आ जाएंगे। तो दोस्तों रॉयल्टीज इस तरह का मैजिक कर सकती है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको इसके लिए ऐसा कोई इन्वेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों आपका कोई ओरिजिनल कंटेंट जैसे कि एक ई बुक या फिर कोई सॉन्ग जो कि आपने खुद ने इन्वेंट किया है, ये भी आपको रॉयल्टी कमा कर दे सकते हैं। दोस्तों अब हमारा लास्ट एसेट आ जाता है जो कि है स्टॉक। दोस्तों अब हमें स्टॉक्स ऐसे चुनने हैं जो कि एक अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छी डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करते हो। दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड यील्ड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि कोई कंपनी हमारे लिए कितना डिविडेंड हमें कमा कर दे सकती है। दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक कंपनी है जो कि है कोल इंडिया, जिसका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 8.69%। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी आपकी इन्वेस्टेड मनी पर आपको 8.69% का डिविडेंड यील्ड कमा कर देती है। तो दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। कोल इंडिया नाम की एक कंपनी जिसमें हम अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 8.69% के डिविडेंड पर ईयर के हिसाब से अगर हम 1 साल तक इस पे हमारा पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं तो हमें 8,690 रुपए डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट पर रिसीव होंगे। तो दोस्तों हमेशा आप कोई स्टॉक पर इन्वेस्ट करने की सोचे तो हमेशा उसका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जरूर से चेक करें। यहाँ से आपको आसानी होगी ये कैलकुलेट करने में कि आपको कंसिस्टेंटली कितना डिविडेंड मिलेगा। दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो कंपनीज हाई डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है उनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कम होती है। जैसे ही हम इसी कंपनी का एग्जांपल देखें तो कोल इंडिया कंपनी की रिसेंट 5 साल की ग्रोथ तो -18% है। यानी एक तरफ अगर आप डिविडेंड से इनकम यील्ड कर रहे हो तो दूसरी तरफ स्टॉक प्राइस से आपको लॉस भी हो रहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी एक प्रॉफिट का सौदा नहीं है। तो दोस्तों हमें ऐसे स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी डिविडेंड यील्ड मॉडरेट हो और उसकी ग्रोथ भी हाई हो। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स ही हमें लॉन्ग रन में ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 एसेट जो कि आपको फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट करके दे सकते हैं।